हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में आपको महान्यायवादी देखा जाएगा। इसके पहले भी मैं सेशन कर चुका हूं महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक को। उसको याद करने का ट्रिक भी आपको मैं बताया हूं। प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। अब प्ले लिस्ट में पहुंचेंगे कैसे? आप जो चैनल है नीचे देख रहे हैं मेरी चित्र, इस पर नहीं, यहाँ नहीं, नीचे चैनल पर छोटा सा आकृति दिखता होगा, उस पर क्लिक करके कहते नहीं डायरेक्ट स्वर्ग पहुँच जाओ। तो वहाँ से आराम से आप चैनल पर पहुंच सकते हैं और 17 सेशन देख सकते हैं। ये इसका 18वां सेशन है। तो महान्यायवादी सबसे पहले देखते हैं, भाग 5 में है महान्यायवादी और अनुच्छेद 76 में। देखो, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी ये 76 में है, वो 148 में है। किस में है? 148। तो भाग 5 में क्या है? ये भारत के महान्यायवादी हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। और ये इनका कार्य क्या होता है? ये भारत के 3 अधिकारी होते हैं जो विधि अधिकारी माने जाते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। तो इन सबको भी देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। पहला पॉइंट ये पूछेगा कि महान्यायवादी क्या है, तो 4 विकल्प दिया रहेगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी या कुछ और भी दिया रहेगा। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भी विकल्प दिया रहेगा आप वहां से इसे टिक कर सकते हो। और किस भाग में है? तो भाग 5 में। अनुच्छेद की बात करें तो 76 में। यदि बात करें महालेखा की तो 148 और 76 को याद कैसे करोगे? रीजनिंग का खेल खेलते हैं। तो ये हो जाएगा 13, 7 6 13, 8 4 12 1 13, मतलब तो दोनों का योग 13 आना चाहिए। ये ध्यान रखना, दोनों का योग 13 आना चाहिए। चलिए, महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब लीजिए, इनका चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? नियुक्ति होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्यपाल की भी नियुक्ति होता है, जो राज्यों का प्रमुख होता है। ठीक, तो वो 153 में होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना महान्यायवादी 76 में है। किसमें है? 76 में। महालेखा परीक्षक 148 में, ये ध्यान रखना। ठीक, अब भारत में 3 अधिकारियों की जो विधि अधिकारी माना जाता है, उसमें भारत का महान्यायवादी जो सर्वोच्च है, अटॉर्नी जनरल, और भारत का महाधिवक्ता तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो अपर महाधिवक्ता होता है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन तीनों में जो सर्वोच्च स्तर पर होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए इनकी शक्तियाँ क्या है, महान्यायवादी की शक्तियाँ। तो शक्तियों की बात किया जाए तो अनुच्छेद 76(3) में कहा गया है कि इसके अनुसार कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। जितने भी न्यायालय हैं, चाहे उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? वर्तमान में 25 है। और उच्च न्यायालय का गठन किसमें? 214 में। और 80 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का गठन तो किसमें है? ये आपका 124 में है। 124 कैसे याद करो? देखो, ये 214 सिर्फ एक को आगे या पीछे किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका 80 है 124 में, सर्वोच्च न्यायालय 214 में। तो यहाँ क्या कहा गया कि इसके अनुसार 76(3) के अनुसार कि ये अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित जितने भी न्यायालय हैं उसमें सुनवाई का अधिकार है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये आपको बात पता होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति का वह सदस्य है,
कि कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, हालांकि मत देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। और किसमें बैठने का? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, संसद 79 में। ये बात। असंयुक्त बैठक 108 में। संसद का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? 108 एम्बुलेंस भी है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति 52 में है। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, चलो अनुच्छेद 88 के अनुसार क्या कहा गया कि न्यायवादी, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति का जिसका वह सदस्य है, कार्यवाही में भाग बोलने, मत ना देने का अधिकार है। मत नहीं दे सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना कि मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार भी प्राप्त है। ये आप जो 3 पॉइंट में बताया उसे लिख लीजिए। ये एक पॉइंट में इसे बताया, ठीक, और दूसरा ये इसे बताया, तीसरा अभी मैंने बताया। तो ये 3 पॉइंट आप आराम से लिख लीजिए। अब चौथा पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को जो कार्य सौंपे गए हैं वो कौन कौन से कार्य हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से वो क्या करे, वो बोले, वो पेश हो। कौन? महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में पेश हो भारत सरकार की ओर से। कभी कभी आप ऐसे गए हो न्यायालय में तो आपकी ओर से भी कोई ना कोई एडवोकेट होता है, वकील होता है, ठीक, तो वैसे इसमें भी समझ लो। तो दूसरा पॉइंट है कि भारत के अनुच्छेद 143 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। और तीसरा है कि सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय से सुनवाई का अधिकार है। चलिए अब पुनः देखते हैं। अब यहाँ से भारत का महाधिवक्ता किसे कहोगे? तो महाधिवक्ता भारत का दूसरा विधि अधिकारी होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि इसकी सहायता करे, अरे अपने सीनियर की सहायता करे, इसके जो ऊपर हैं उच्च महान्यायवादी की क्या करे, सहायता करे। महान्यायवादी का जो पद है अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, उसी तरह महाधिवक्ता का भी पद क्या है, एक संवैधानिक है। ये भी जानते रहो कि ये संवैधानिक का मतलब संविधान में है, असंवैधानिक का मतलब संविधान में नहीं है। तो उसी प्रकार जो महाधिवक्ता हैं ये भारत के दूसरे क्रम के जो विधि अधिकारी हैं, ये भी क्या हैं, वैधानिक हैं। मतलब संवैधानिक ना होकर सिर्फ वैधानिक है। वैधानिक का मतलब ऐसे समझ लो कि इनका कोई स्पेशल अनुच्छेद नहीं है, जैसे महान्यायवादी का है, सिर्फ ये वैधानिक है, ना कि संवैधानिक है। संवैधानिक पद कौन सा है? 76 है आपका महान्यायवादी, जबकि भारत का जो महाधिवक्ता है ये क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। ये आप जानते रहिए। बाकी भारत के अपर जो महाधिवक्ता है ये भी क्या उसी प्रकार हैं जैसे कि ये आपका महाधिवक्ता हैं, तो उसी प्रकार ये भी है, महाधिवक्ता की सहायता करेंगे, मतलब अपने से ऊपर वाले। भारत के जो अपर महाधिवक्ता है ये महाधिवक्ता का ये भी वैधानिक ही पद है। कैसा है? वैधानिक ही पद है। ध्यान रखना कि देखो ये दोनों वैधानिक पद हो गए, बाकी ये संवैधानिक हो गए, और एक होता है असंवैधानिक, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये वैधानिक पद दोनों हो गए, बाकी ये भारत के जो महाधिवक्ता हैं, महान्यायवादी हैं, ये वैधानिक नहीं, ये संवैधानिक हो गए, संवैधानिक हो गए। चलिए ये बात आप समझ गए हो, ना समझे हो पुनः देखना, या पुनः मैं बोल दूं
ऐसे समझ लो, भारत का जो महान्यायवादी है क्या है, संवैधानिक है, और भारत का महाधिवक्ता है ये इसकी सहायता करेगा, जो कि ये संवैधानिक नहीं है, सिर्फ क्या है, वैधानिक है। और भारत के जो अपर महाधिवक्ता हैं ये क्या करेंगे, महाधिवक्ता की सहायता करेंगे, ये भी वैधानिक पद ही हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जितने भी मैं पॉइंट बोला ये आप लिखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत के जो अभी तक महान्यायवादी हुए, तो सबसे पहले हुए थे जब भारत आज़ाद हुआ 1950 से 1963 के बीच में, एम.सी. शीतलवाड़। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहला आप याद कर लीजिए। और वर्तमान में के वेणुगोपाल है, ये 2017 से अब तक हैं। तो आप यही 2 पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लें रिवीजन के तौर पर, इसके पिछली कक्षा में आपको राष्ट्रीय आपात उपबंध पढ़ाया गया। यदि आप अभी तक उसे ना देखे हों तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से देखा जा सकता है। ठीक, तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ से क्रम वाइज मिलने वाला है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो या साइंस हो, साइंस का किसी भी पार्ट, बायोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो, आपको सभी विस्तार से मिलेगा विथ एनालिसिस। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, घर का नाम रोशन करिए।